आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इसराइल और फिलिस्तीन के मसले पर, और इसके साथ साथ मैं जो सीरिया का मसला है बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर भी चर्चा करूंगा, उस पर भी बातचीत करूंगा, क्योंकि कई अपडेट सामने आ रही हैं, कई तरह की खबरें सामने आ रही। ईरान ने एक बार फिर जो डी समिट हुई है सीरिया में, डी समिट जो हुई है मिस्र में, उस पे कई अहम बातें कही, उसका भी मैं जिक्र करूंगा। और इसके साथ साथ जो तमाम अपडेट्स हैं उनके हवाले से मैं बात करूंगा। और अभी जो अपडेट आई है वो ये जो आज मैंने थंबनेल बनाया है कि आखिर तुर्की का खतरनाक प्लान क्या है। कौन सा ऐसा प्लान बना दिया कि जिसकी वजह से इजराइल और अमेरिका काफी घबराए हुए हैं। मैं इस पे बात करूंगा। दरअसल ईरान के बाद ऐसी खबर आई है कि ईरान के बाद अब तुर्की ने भी हयात तहरीर शाम से हाथ मिलाने की पेशकश कर दी, और ये बड़ी पुख्ता खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। अब आप देखिए, मैं इस पे चर्चा जरूर करूंगा। और यहाँ पे तुर्की और एर्दोगान की हिमायत, ये आप देखिए कि हिमायत जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और ये देखिए, हिमायत वाली, यहाँ तुर्की और एर्दोगान की हिमायत वाली सीरियन नेशनल आर्मी कुर्दों के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये इजराइल के खिलाफ तैयारी है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। खबर तो ये चल रही है कि दरअसल तुर्की जो है वो जो इनकी हिमायत वाली सीरियन नेशनल आर्मी है उसके साथ मिलकर के कुर्दों पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो बात करूंगा आज वो ये कि दरअसल ये कुर्दों नहीं बल्कि इजराइल वहां पे जिस तरह से अपनी एक के बाद एक कब्जा करता जा रहा है सीरिया पर, उसके खिलाफ एक बड़ा मुहाज खड़ा करने की पूरी तैयारी, उस पर चर्चा करूंगा। अब यहाँ पे आईएस से इजराइल अमेरिका की जंग, ये अमेरिका का दावा है कि वो सीरिया में आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। आईएस से ये लड़ रहे हैं, लेकिन आईएस इनके खिलाफ नहीं लड़ रहा। आईएस ने क्या अभी तक इजराइल पर कोई अटैक किया? क्या यहूदियों पर कोई हमला किया? क्या अमेरिका को निशाना बनाया? ये बड़े सवाल है। इसके बावजूद अमेरिका को फिक्र है, आईएस की फिक्र है, और आईएस के नाम पे पूरे सीरिया को तबाह कर दिया, पूरे सीरिया को वीरान कर दिया। वहां पे आज भी बहुत बड़े हमले इजराइल ने किए, एयर स्ट्राइक किए। क्यों? जबकि अब तो एसटीएस ने भी कह दिया है कि साहब यहां से तो हम कोई हमला नहीं होने देंगे, ये हम गारंटी ले रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद तो आप देखिए कि जो इजराइल की पॉलिसी है उस पर मैं बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, और इसके अलावा क्या वाकई रूस सीरिया को छोड़ रहा है? ऐसी खबरें आ रही। खबर ये आ रही है कि तमाम जो इनके एयर डिफेंसिव सिस्टम है वो पूर्वी लीबिया में भेजे जा रहे हैं, वहां उसको शिफ्ट किया जा रहा है। S-400, S-300, ये जो इनका इंटरसेप्ट है, तो उसके जो रडार सिस्टम है वो पूर्वी लीबिया में ऐसी खबर है कि वहां भेज रहा है रूस। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, और यहां पे ये खबर है कि जो इनके समर्थित या मास्को समर्थित जो सरदार हैं खलीफा हफ्तार, और उनके जरिए जो नियंत्रित वाला, यानी उनकी कयादत वाला जो पूर्वी लीबिया है, वहां के लिए जो है ये रडार सिस्टम लेकर के एयर डिफेंस और ये तमाम चीजें वहां शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है, ऐसा ये खबर चलाई जा रही। इसके अलावा तुर्की और इजराइल होंगे आमने सामने। अब ये खबर ये भी देखिए,
कई तरह की खबरें हैं। यहाँ पे क्या है कि कहा जाए, एक खबर में ये कहा जा रहा है कि साहब तुर्की जो है वो कुर्दों को खत्म करने की पूरी प्लानिंग कर रहा है, पूरे मंसूबे बना रहा है, नंबर एक। अब यहाँ पे दूसरा जो है वो क्या कह रहे हैं कि तुर्की और इजराइल होंगे आमने सामने। अब ये तुर्की और इजराइल आमने सामने हो जाएंगे, ये खबर दी जा रही। सवाल ये है कि तुर्की और इजराइल आमने सामने होंगे, और उसकी बुनियाद क्या बता रहे हैं कि दोनों मुल्क जो है, इजराइल और तुर्की, दोनों सीरिया पर अपना कब्जा चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा यानी वर्चस्व जो है उनका उनकी वहां पे चले। यानी तुर्की चाहता है कि हमारी हुकूमत सीरिया पर रहे, यानी जो हम कहें वो वहां हो, और इजराइल चाहता है कि उसकी हुकूमत रहे, और इसीलिए एक के बाद एक वहां पे कब्जा। तो इसी को लेकर के ये दोनों आमने सामने हैं। लेकिन जो असली खबर और जिसको मैं आज लेकर के बातचीत करूंगा, और जो कल भी काफी हद तक हमने बात की थी, लेकिन आज जो है इस डेवलपमेंट के बाद जो मैं बात करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि आप देखिए कि अब तुर्की और इजराइल आमने सामने सीरिया को लेकर के। फिलिस्तीन के मामले में भले ही कोई कार्रवाई तुर्की ने ना की हो, लेकिन ये सच है कि इजराइल के खिलाफ जो है वो बोलता रहा है, मदद भी करता रहा, बोलता भी रहा। ये डुअल पॉलिसी क्या है, लेकिन बहरहाल यहां पे अब आमने सामने अब ये खबर कर रहे हैं कि साहब ये दोनों मुल्क आमने सामने होंगे। अब आप देखिए कि जो मैं कल बात कर रहा था, मैं और कुछ अपडेट्स आपको दे दूं, क्योंकि कुछ अपडेट्स देने के बाद फिर मैं गुफ्तगू करूंगा। मेरे साथ कैप्टन साहब थोड़ा ताखीर से जुड़ेंगे, वो किसी और चैनल पे इस वक्त हैं, और हमारे साथ जुड़ जाएंगे अभी फजील अहमद साहब, लेकिन उनके यहाँ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई है नेटवर्क की। शायद जियो का नेटवर्क गया हुआ है, वो जैसे ही नेटवर्क कनेक्ट होता है वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि कुछ अपडेट्स जो है वो उस पर बातचीत कर ली जाए, वो अपडेट्स आपकी खिदमत में पेश कर दी जाए, ताकि तमाम चीजें क्लियर हो जाएं, और फिर उसके बाद हम चर्चा करें। और आप भी जो भी सवालात हैं, जो भी अपडेट्स हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी आप हमें दें, और मैं अपने तमाम जो नाजरीन हैं उसकी तरफ भेज दूंगा। अब यहाँ पे खबर जो है कि G8 सरबराही इजलास के मौके पर भी फिलिस्तीन और यमन पर इजरायली हुकूमत की वहशियाना जारियत। अब यहाँ देखिए कि जब गुफ्तगू हो रही थी, और आज ऐसी दर्दनाक तस्वीर आई है गजा से, बहुत ही दर्दनाक। मैं देख रहा था एक वीडियो, में देख नहीं पा रहा, एक छोटी सी बच्ची जो हमले का शिकार हो गई, थर 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 उसके हाथ पैर कांप रहे थे, उसके चेहरे से ब्लड खून जो है वो आ रहा था। ये मैं देख नहीं पा रहा था। और ये स्कूल में जहां पे बच्चों ने, औरतों ने शेल्टर ले रखा है, वहां उस जगह को तबाह कर रहे, यानी जो पनाह लोग लिए हुए उस पर हमले कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा हमले। कुछ मैं तस्वीर वो दिखा नहीं सकता, मैं उन तस्वीरों को कैसे दिखाऊं ये। लेकिन एक बहुत बड़ा, मैं थोड़ी सी उसकी तफसील अगर दे सकूं, कि यहाँ पे आप देखिए कि जो खबर शहर न्यूज एजेंसी की तरफ से, कि मिस्र के वजीर खारजा ने, यानी विदेश मंत्री ने बताया कि काहिरा में G8 के सरबराही इजलास के मौके पर जुमरात की शाम, यानी आज जो है, लेबनान और फिलिस्तीन पर भी एक खुसूसी इजलास का इनकाद किया जा रहा है। वहां पे इसको लेकर के खास, अब देखिए दुनिया में कहीं भी कुछ होगा, मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे फिलिस्तीन का मुद्दा उठेगा, वहां गजा का मुद्दा उठेगा, और यही ईरान की कामयाबी, यही हिजबुल्लाह की कामयाबी है, यही यमन हौती की कामयाबी है, यही अब्दुल शाबी की कामयाबी है। ये कामयाबी है। इसको आप इस तरह से देखें कि हर जगह इसका जिक्र होने लगा। यूएनओ में अभी परसों ही 170 से ज्यादा मुल्कों ने
सीज फायर की वकालत की, फिलिस्तीन की हिमायत की। ये कामयाबी नहीं तो क्या है? रोज बरोज आप देखिए कि इजराइल जो है वो अलग थलग पड़ता जा रहा है। अब इस पे मत जाइएगा कि वो कितने बम मार रहा है। अब यहां देखिए, यहाँ पे बद्र अब्दुल बदरुल आती ने बताया कि D8 के मौके पर लेबनान और फिलिस्तीन में हालात का जायजा लेने के लिए जुमरात की शाम एक खुसूसी इजलास मुनक्किद किया गया। ये पूरा इस्लामी मुल्कों की तंजीम D8 ऐसे आलम में लेबनान और फिलिस्तीन के हालात पर तबादला ख्याल कर रही हैं कि जब सयूनी यानी इजरायली हुकूमत की जारियत और जराइम का सिलसिला बदसुतूर जारी है और इजरायली हुकूमत के जंगी तैयारों ने आज सुबह यमन के दारुल हुकूमत सना और सूबा अल हदीदा के बाद इलाकों और इसी तरह यमन के बुनियादी ढांचों मिन जुमला बिजली घरों और रासुल ऐसी वल हदीदा बंदरगाह में ईंधन के जखायर पर जारे इजरायली हुकूमत ने वहशियाना हमला किया। और मैं आगे बढ़ता हूं, यमनी मीडिया सोर्सेस के मुताबिक इजरायली हुकूमत के जारियाना हमलों में कम से कम 12 यमनी शहरी शहीद हुए। अब आप देखिए कि गजा के बाद लेबनान और लेबनान के बाद अब यमन, और यमन हौती मानने वाला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, और वो बड़े पैमाने पर तिल अबीब पर हमला किया है। अभी मैं उसका भी जिक्र करूंगा। इजरायली फौजियों ने नाबलस में अस्करी जदीद पनाह गुजी कैंप पर धावा बोलकर 5 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अल खलील में भी इजरायली फौजियों ने बैतवा इलाके में घुसकर कम से कम 50 फिलिस्तीनियों को हिरासत में ले लिया, जिनमें से अक्सर रिहा होने वाले कैदी थे। इसी तरह शुमाली अल खलील के हलहोल इलाके में इजरायली फौजियों ने नबी अयूब मस्जिद के इमाम जमात शेख एहसान कराजा और इनके बेटे को उनके घर पर हमला करके गिरफ्तार कर लिया। इजरायली जारियत और जराइम ऐसे हालात में जारी हैं कि जब इजरायली फौजी जंग और जराइम से थक कर इस्तीफे दे रहे हैं और नफ्सियाती मराकिज का रुख कर रहे हैं। इजरायली अखबार इजरायली ह्यूम ने इंकशाफ किया, एतराफ किया है कि जंग के बाद इस्तीफों के इंदराजों में के बराबर अंदाजों के बराबर खिलाफ रवा साल में ही फौज के 500 अफसरों ने इस्तीफा दिया है और इस्तीफों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ये पूरी खबर मैंने आपकी खिदमत पेश की है कि किस तरह से आप देखिए ये जो हमले हो रहे हैं, जो जारियत हो रही। मेरे साथ जुड़ गए हैं जावेद जयदीप सिंह बुंदेला साहब, इसके अलावा बशीर अहमद बाबा खान, और इसके अलावा राजा सिंह राजपूत साहब वो भी हमसे जुड़ गए, खालिद अख्तर साहब जुड़ गए, हसन रिजवी अब्दुल सलाम, तो मोहम्मद अकरम, अब्दुल रहमान, मोहम्मद हुसैन, फिरोज खान, यूनुस चोड़वारा साहब, मोहम्मद रईस, असलम लावारे, गुड्डू सलमानी, आरिफ अंसारी, अली हमजा और नुसरत हुसैन, ये तमाम लोग हमसे जुड़ गए। मैं इनका इस्तकबाल कर रहा हूं और मैं आगे जो खबर है उसकी तरफ बढ़ रहा हूं ताकि यमनी मुजाहिदों ने दहशतगर्द इजरायली फौज के 2 हसास अहदाफ को बनाया निशाना। ये वहां की सुर्खी है। यहाँ पे अल मुसैरा नेटवर्क के मुताबिक यमनी मसले अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी ने अपने एक बयान में कहा है कि यमनी मसले अफवाज के मिसाइल यूनिट ने फिलिस्तीन 2 नामी सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से मकबूजा जाफा में, यानी इजराइल हम उसको कह सकते हैं, इजरायली दुश्मन के 2 खुसूसी, ये तिल अबीब का हिस्सा है, 2 खुसूसी और हसास फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है, यानी उनके अड्डों पे ये
और इसकी तस्वीर भी जारी की है कि कहाँ किस तरीके से वीडियो भी एक जारी हुआ है, मैं उसको दिखा नहीं सकता कि कहाँ पे उन्होंने टारगेट किया और ये टारगेट जाकर के हिट किया है। और इसी बुनियाद पे जो नेतन्याहू हैं, जो इजराइल के वजीर आजम हैं, उन्होंने कहा है कि मैं इसका जवाब दूंगा और वही कार्रवाई हुई। याह्या सरी ने मजीद कहा है कि ये कार्रवाई ऐन उस वक्त की गई जब इजराइल सना और अल अदीदा सूबे में पावर प्लांट समेत हमारी शहरी तंसीबात पर हमला की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि हमारा ये इक़दाम पूरी तरह से कानूनी और जायज दिफा के जुमरे में आता है। यानी हमने ये जो कार्रवाई की है वो कानूनी एतबार से ठीक है, क्योंकि वो हमें निशाना बना रहे थे तो हमने उसका जवाब दिया। याह्या सरी ने एक बार फिर अपने मुल्क के इस मौकिफ का आदा किया है कि गदा जंग और इस इलाके की नाकाबंदी के खात्मे तक यमनी फौज सयूनी अहदाफ पर हमले जारी रखेगी। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब इजरायली मीडिया ने आज सुबह यमन की जानिब से इजराइल के 2 फौजी अड्डों पर कामयाब मिसाइल हमलों की खबरें जारी की हैं। अब ये आप देखिए किस तरह के यहाँ पे खबर से आप अंदाजा लगाइए कि जो यमनी है, यानी जो हौती है, वो किस तरीके से, और यहाँ बताया गया यमनी फौज ने तिल अबीब पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे, सयूनियों में फैल गई अफरा तफरी। और ये यही नहीं बल्कि वहां पे अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। तो ये अपने आप में बहुत अहम खबर है। इस तरीके की खबरें जो है आप देखिए कि भले ही दुनिया का ज़हन थोड़ी देर के लिए सीरिया की तरफ डाइवर्ट हो गया था, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो आपको अंदाजा होगा कि अभी भी तिल अबीब महफूज नहीं है। तिल अबीब पर मुसलसल हमले जारी है, मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं और एक दो खबरें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद मैं चलूंगा आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे देखिए जो जंग गजा के आगाज से अब तक यमनी मसले अफवाज ने सयूनी हुकूमत से मुतालिक कितने बहरी जहाजों पर हमला किया है उसका मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा, और उसके बाद जो आज का बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है उस पर भी मैं बात करूंगा। अल मुसायरा टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक यमनी मसले अफवाज ने ऐलान किया है कि उन्होंने गुज़िश्ता 14 महीनों में गजा की हिमायत के लिए अपनी कार्रवाइयों के दौरान फतह मऊद और मुकद्दस जिहाद ऑपरेशनों में इजरायली हुकूमत से मुतालिक 216 माल बरदार बहरी जहाजों पर हमला किया है। यानी समुद्री जहाजों, बहरू जो है पानी के जो जहाज है उनके, उस पर 216। और यही नहीं, यमनी मसले अफवाज ने जारी करदा इस वीडियो में जोर दिया है कि जब तक इजरायली हुकूमत की जारियत बंद नहीं हो जाती और गजा पट्टी का मुहासरा खत्म नहीं किया जाता, ये हमले जारी रहेंगे। इसमें किसी तरह की कोई कमी आने वाली नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और मैं समझता हूं कि इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और आगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है उसकी तफसील दूंगा। मेरे साथ अबू माज साहब जुड़ गए, जयदीप सिंह साहब तो जुड़े हुए थे, अरमान यूसुफ साहब जुड़ गए हैं। यहाँ पे जयदीप साहब लिख रहे हैं, आज एक खतरनाक ऑपरेशन में हमास लड़ाके ने एक अधिकारी और 3 सैनिकों को चाकू से मार दिया है। यहाँ पे ये बता रहे हैं आज हमास लड़कों ने कई ऑपरेशन में अनेकों सैनिकों को नर्क पहुंचा दिया है, कई वाहन खत्म कर दिए हैं। बिल्कुल ये अपडेट आई है और यहाँ पे कई अपडेट इसे मुमताज भाई, लेकिन एक बात तो मानना ही पड़ेगा कि ऐसा प्रतीत होता है कि हमास 7 अक्टूबर से भी ज्यादा ताकत के साथ नजर आ रहा है। मैं इस पे जरूर चर्चा करूंगा और मैं सबसे पहले यहाँ राजा सिंह लिख रहे, तुर्की लगातार मदद करता रहा इजराइल की और बयान उल्टे दे रहा था। अर्दोगान टर्की के लोगों को खुश करने के लिए
भाषण देता रहा। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि इसमें बड़ी सच्चाई है, लेकिन अब जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो हालात सामने आ रहे हैं, उसको मुझे लग रहा है कि राजपूत साहब समझना बहुत ज़रूरी है और मैं उसी की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। ख़ास तौर से मैं सबसे पहले ये कि क्या वाक़ई सीरिया से रूस का परमानेंट पैकअप हो रहा है, जो खबरें चलाई जा रही। यहाँ पे अब इस इस्लामिक मुल्क के ज़रिए असद का बदला लेंगे पुतिन, यानी आईएसआईएस इस्लामिक स्टेट, क्या इसमें सच्चाई है? यहाँ पे मैं अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने सीरिया से अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है। ये अमेरिका का द वॉल स्ट्रीट जर्नल है, ये आप समझ लीजिए। ये पूरी खबर जो मैं आपको दे रहा हूं ये वेस्टर्नाइज है और इसीलिए इस पर मैं चर्चा करूंगा। एक्सपर्ट के एनालिसिस के मुताबिक रूस भले ही सीरिया से पैकअप कर रहा है, लेकिन उसने अपने लिए जो नया ठिकाना तलाशा है वो नाटो की चिंता को बढ़ा सकता है। ये यहाँ पे कह रहे हैं मिडिल ईस्ट में, मशरिक वस्ता में रूस के सबसे बड़े सहयोगी के बशर उल असद के पैर उखड़ चुके हैं। बशर उल असद के पैर उखड़ चुके हैं। नवंबर के अंत में हालात ऐसे बने कि महज 11 दिनों में विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया और 23 साल से राष्ट्रपति के पद पर काबिज असद को मास्को भागना पड़ा। अब यहां मैं और आगे थोड़ा बढ़ता हूं। इन सब के बीच सीरिया में रूस की मौजूदगी को लेकर के सवाल उठ रहे थे कि क्या पुतिन की सेना विद्रोहियों से बातचीत करके अपनी उपस्थिति बनाए रखेगी या फिर वो मिडिल ईस्ट में अपना एकमात्र राजनीतिक ठिकाना छोड़ देंगे। अब यहाँ पे मैं और आगे थोड़ा से बढ़ूं। यहाँ पे वॉल स्ट्रीट जो जनरल है की रिपोर्ट के अनुसार रूस ने सीरिया में अपने सैन्य और रणनीतिक ठिकानों से एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे अत्याधुनिक हथियारों को लीबिया शिफ्ट कर रहा है। अमेरिका और लीबिया के अधिकारियों के मुताबिक रूस दमिश्क में असद शासन के पतन के बाद मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा। अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है, जो हमने पहले जिक्र किया कि यहाँ पे सीरिया से एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और S-300 इंटरसेप्टर सिस्टम के लिए इस्तेमाल होने वाले रडार समेत मास्को समर्थित सरदार खलीफा हफ्तार द्वारा नियंत्रित पूर्वी लीबिया के ठिकानों तक उड़ान भरी है, ऐसी खबर दी जा रही। अब यहाँ ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेटर्स ने सैटेलाइट इमेज और ऑनलाइन एयर ट्रैफिक को देखते हुए निष्कर्ष निकाला है, नतीजा निकाला है कि रूस ने सीरिया में अपने सहयोगी और बशर उल असद शासन के बेदखली करीब 2 हफ्ते बाद सीरिया में सबसे लंबे समय से स्थित अपने रणनीतिक ठिकानों को लेकर के एक बड़ा कदम उठाया है। ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेटर्स ने अटैक हेलीकॉप्टर्स और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को यात्रा के लिए डिसमेंटल करके सूटकेस लेकर जाने के लिए लोगों को इंतजार करते और बड़े कार्गो विमानों को लोड होते देखा है। इसके अलावा 11 दिसंबर को रूस के 9 सैनिक जहाजों को सीरियाई बंदरगाहों से निकलते देखा गया था। इसके 2 दिन पहले ही 8 दिसंबर को हयात तहरीर शाम के नेतृत्व में विद्रोहियों ने सीरिया में असद सरकार का तख्ता पलट दिया था। हालांकि रूस के अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया था कि उनके सैनिक सीरिया से निकल रहे हैं और कहा गया था कि रूस उन विद्रोही गुटों के साथ वार्ता कर रहा है जिन्होंने असद का तख्ता पलट किया और अब सीरिया में ट्रांजिशन सरकार बनाई। अब देखिए यहाँ पे मैं इसलिए ये तमाम खबरें पढ़ रहा था डिटेल में जाने के बाद कि ताकि पिक्चर जो है बड़ी क्लियर हो जाए, बहुत साफ साफ हो जाए कि आखिर सच्चाई क्या है। और इसमें देखिए पहले जो जहाज वहां से गए, अब आपको तो अंदाजा होगा कि बहुत ही साजो सामान जो बशर उल असद के थे वो बाकायदा लेकर के इजराइल गया
इसमें दो राय नहीं है, इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है कि वो किस तरीके से इन चीजों को लेकर के वहां से गए हैं, और जो खबरें आ रही हैं कि बड़े पैमाने पे पैसे लेके गए हैं और तमाम जो उनके सामान थे वो सब लेकर गए। और ये 2 दिन पहले हुआ है कि जब यहाँ से, तो इसलिए आप इस चीज को देखिएगा कि वो वाकई ये छोड़ रहे थे या वो बशरुल असद का सामान लेके जा रहे थे। अब मैं जो बात करना चाहता हूं वो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरह से आप देखिए कि ईरान ने कल ये कहा कि जो एसटीएस है और नई हुकूमत जो इस वक्त सीरिया में बनी है, हम उसके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, हम उसके साथ दोस्ती करने के लिए तैयार हैं और हम सीरिया में सफारत खाना भी खोलेंगे। ये बिल्कुल, और तमाम रिश्ते ईरान ने गिनवाए। इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि ईरान को सीरिया की मौजूदा हुकूमत से कोई दिक्कत नहीं और उन्हें कोई किसी तरह का पछतावा भी नहीं है कि बशरुल असद चले गए। क्या ये वाकई इतना आसान है? क्या ये इतनी सी बात है? मेरे ख्याल से इतनी सी बात नहीं है। अब एक दिन बाद ही आप देखिए, एक दिन बाद तुर्की का वैसा ही बयान आता है। तुर्की जो है वो आप देखिए कि किस तरीके से बयान आया है। मैं आगे बताऊंगा कि वो एसटीएस के साथ अपने रिश्ते बेहतर करना चाहता है, अपने रिश्ते जो है बेहतर करना चाहता है। मैं उसी चीज को, अब यहाँ पे जो खबर है उस पर ना जाइएगा। खबर तो यह है कि तुर्की ने सीरिया में बनाया खतरनाक प्लान, इस्लामिक विद्रोहियों ने मिलाया खलीफा एर्दोगान से हाथ, टेंशन में इजराइल और अमेरिका। अब ये आप देखिए, अब ये दोनों खबरों को मैं इसकी तफसील दे देता हूं ताकि आप जो है उसके पूरे जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है उसकी तरफ आपका ज़हन चला जाए, और उसके बाद कैप्टन साहब भी आ जाएंगे और फिर जो आपके सवालात हैं उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन थोड़ी सी जो खबर है वो मैं दे देता हूं। सीरिया में इस्लामिक विद्रोहियों के दमिश्क पर कब्जे के साथ बशरुल असद के शासन का अंत भले हो गया है, लेकिन देश की जमीन पर जंग अभी खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है। सीरिया में अब एक नया मोर्चा खुलने वाला है जो देश को एक बार फिर से खूनी गृह युद्ध की तरफ ढकेल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार तुर्की और एर्दोगान समर्थित सीरियन नेशनल आर्मी ने कुर्दों के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए हयातुत तहरीर शाम के नेतृत्व वाले विरोधियों के साथ भी तुर्की ने हाथ मिलाया है। अब आप ये देखिए, अब इसमें अब ये तो पिक्चर क्लियर हो गई। ये पिक्चर पहले से भी क्लियर थी, हमने बताया था। कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये जो तख्ता पलट है इसके पीछे तुर्की का हाथ है, ना तो अमेरिका का हाथ है और ना तो इसमें नेतन्याहू का कोई हाथ है। बहुत क्लियर कट बात कर दी थी, बिल्कुल साफ साफ उन्होंने इस चीज की तरफ इशारा कर दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल साफ साफ कर दिया था। आज जो है आप देखिए कि तुर्की ने साफ साफ एसटीएस से हाथ मिलाने की बात की, और जब अब आप देखिए इसको कि एसटीएस से बातचीत नई नहीं है, और ये भी शुरू चलाया गया कि दरअसल तुर्की की हिमायत में ये सारे लोग गए और बातचीत चल रही थी। तो ये जो बातचीत चल रही थी इसको आप समझिए, और इसके साथ साथ रूस भी बात कर रहा था, रूस की भी बात चल रही थी। अब देखिए, रूस की बात चल रही थी, तुर्की की बात चल रही थी और ईरान की बात चल रही थी। ये तीनों जो है, और आपको याद होगा कि उसी दौरान एक मीटिंग चल रही थी कतर में मीटिंग चल रही थी, और उसमें ये 2 दिन पहले, यानी जब दमिश्क पे कब्जा उससे पहले ये बात मीटिंग में कही गई थी कि वहां ये हुकूमत बना ले और आपस में मिलजुल करके हुकूमत बनाए। ये तकरीबन देखिए पिक्चर साफ थी। मैं बार बार जो बात कह रहा हूं कि ये जो इतनी आसानी से तख्ता पलट हुआ है, ये
क्यों इतनी आसानी से तख्त पलट हुआ है? इसके पीछे कौन है? इसके पीछे जाहिर है कि ईरान है, इसके पीछे जाहिर है कि रूस है और इसके पीछे तुर्की है। आप खेल को समझिए। अब यहाँ पे इजराइल का ज़हन पूरा डाइवर्ट किया। अभी ये खबर तो आ ही रही है कि इजराइल ने जो बफर जोन के अलावा एक स्टेट पर भी वहां पे कब्जा कर लिया है, ऐसी खबरें आ रही है। और बड़े हमले किए हैं इजराइल ने, तकरीबन 700-800 हमले अब तक सीरिया पे किए हैं। लेकिन क्या सीरिया जो है वो क्या इजराइल जो है वो सीरिया पे काबिज हो जाएगा पूरी तरीके से? और वो काबिज होगा और ईरान देखते रहेंगे? क्या तुर्की देखता रहेगा? क्या रूस जो है वो देखता रहेगा? चाइना देखता रहेगा? ये मैंने कल भी बात की थी और आज भी। अब आ जाइए यहाँ पे और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और ये सवाल ज़हन में रखिएगा। इस बीच रिपोर्ट है कि तुर्की ने सीमा पार करके कुर्दों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में हमला करने के लिए बड़े पैमाने पर सैनिकों और सैन्य उपकरणों को जमा किया है। तुर्की के इस आक्रामक प्लान ने अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है। सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में कुर्द बल अमेरिका के सहयोगी हैं। अब यहां ये कहा जाता है कि जो कुर्द हैं वो अमेरिकी के मददगार हैं और उनके खिलाफ जो है ये महाजाराई करने जा रहा है। जुलानी ईरान का लीडर है, ये अनिल शर्मा कह रहे हैं, ईरान का लीडर नहीं है। लेकिन चीजें कैसी बदल जाती हैं वो समझने की जरूरत है। ईरान के लीडर कौन है वो आपको पता है, जुलानी कौन था वो भी आपको पता है, लेकिन उसका इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल नहीं कर सका और न शायद कर पाए। ये आपको साफ समझना पड़ेगा। और मैं तो हालात देखिए अभी कौन किसके पीछे मैं नहीं जानता, मैं तो कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि आप देखिए रूस का रवैया देखिए, ईरान का रवैया देखिए और अब टर्की का रवैया देखिए और इजराइल का रवैया देखिए कि जो पूरे आप देखिए पूरे सीरिया को इजराइल तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। डर किस बात का है? क्यों डर है? ये इस तरह के हमले तो तुर्की नहीं कर रहा है, इस तरह के हमले ईरान नहीं कर रहा है। हा? तो आखिर ये क्यों सऊदी नहीं कर रहा है, यूएई नहीं कर रहा है, जबकि उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको बहुत बड़ा झटका लगा है इसकी वजह से। क्योंकि अगर ये लड़ाके इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो इसका असर जो है वो उनकी तरफ बढ़ेगा। फिर इसके अलावा आज डिटेल तो नहीं आई है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जॉर्डन में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। वहां ये एक बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर वहां से ये मुस्तकिल जो है वो आती रही है कि वहां भी तख्ता पलट होगा। और ये तख्ता पलट अगर हुआ तो वो कतई तौर पर मैं आपको बताऊं कि वो इनके हक में नहीं होगा। ये तख्ता पलट जो है वो इजराइल और अमेरिका के हक में नहीं होगा, बल्कि बहुत बड़ा नुकसान इजराइल का होगा। क्योंकि उसके बाद यहाँ पे लाइव आ रहा है यमनी अंसारुल्लाह लीडर जो है वो डिलीवरिंग ए टेलीवाइज्ड स्पीच, वो कौम को खिताब कर रहे हैं। अभी क्या खिताब कर रहा है अभी सामने पिक्चर आएगी। यमनी लीडर सेज they are determined to take their operation against Israel to the next level। अब ये ऐलान कर दिया, देखिए बहुत बड़ी खबर आ गई। मैं ये 3 मिनट पहले की खबर है और बहुत बड़ी खबर मैं समझता हूं कि ये यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे खिताब करते हुए फिर एक बार मैं बता दूं कि यमनी लीडर जो अंसारुल्लाह लाहौती है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है दे आर डिटरमाइंड टू टेक देयर ऑपरेशन अगेंस्ट इजराइल टू द नेक्स्ट लेवल। अब ये अगले दौर का नए लेवल का जो अटैक, अभी तक जो हौती अटैक कर रहा था। और ये क्यों? क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने हमला किया है यमन पे और आज 12 शहरी, यमन के 12 शहरी मारे गए हैं और उसके बाद ये खिताब कर रहे हैं यहाँ पे हम। आप देखिए ये खिताब जारी है और बिल्कुल मैं लेटेस्ट आपको दे रहा हूँ।
जो अंसारुल्लाह लाहौती वो यहाँ पे खिताब कर रहे हैं। उन्होंने और क्या कहा है, यमनी लीडर सेज मिसाइल अटैक ऑन ऑक्युपाइड तिल अबीब caused great deal on terror, panic among सेटलर। उन्होंने कहा है कि हमने बहुत बड़े हमले जो है वो यहाँ पे किया है। मिसाइल से अटैक जो है वो ऑक्युपाइड यानी जो कब्जा है तिल अबीब को कब्जा कर रखा है इजराइल ने, उस पे हमने हमले किए हैं और कॉज ग्रेट डील ऑफ टेरर पैनिक एमंग सेटलर, और इसकी वजह से वहां पे भगदड़ मच गई है, एक खौफ दहशत का माहौल वहां पे पैदा हो गया है। उन्होंने और क्या कहा है, उन्होंने कहा है दोज हु पुट कुरान असाइड ignored facts headed in wrong direction will wake up after very great losses। ये उन्होंने कहा है और ये बहुत बड़ा तंज किया, और मैं समझता हूं कि ये मुस्लिम ममालिक और खास तौर से सऊदी अरब को एक तरीके से ललकारा है, क्योंकि कहा है दोज जो लोग दोज हु पुट कुरान असाइड इग्नोर्ड फैक्ट, वो आज हकीकत जो लोग कुरान को अपने पास रखते हैं वो जो फैक्ट है, जो सच्चाई आज की, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। हेडेड इन रॉन्ग डायरेक्शन विल वेक अप। अब उन्होंने कहा है कि ये जो गलत रास्ते की तरफ चल रहे हैं उस जाग जाइए, उससे बेदार हो जाइए। आफ्टर वेरी ग्रेट लॉसेस, ये जो एक बहुत बड़ा खसारा होने जा रहा है, उस खसारे को रोक लीजिए और उस खसारे से बच जाइए, जाग जाइए, बेदार हो जाइए। ये यहाँ पे अंसारुल्लाह लाहौती ने अपने खिताब में ये बात कही है। और मैं यहाँ पे मैं एक और उन्होंने कहा है गाजा रेजिस्टेंस इज स्टिल ए चैलेंज फॉर इजराइल डिस्पाइट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कंडीशन। तो ये यहाँ पे ये कहा है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये बहुत बड़ी मुश्किल यानी बहुत एक मुश्किल दौर में यहाँ पे बताया किस तरीके से वहाँ जो हालात है उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। और क्या कहा है कि इजराइल रिजीम्स वॉर ऑन गाजा पार्ट ऑफ इट्स प्लान टू एस्टेब्लिश व्हाट दे कॉल द थर्ड ज्यूइश किंगडम। क्या यहाँ पे जो है वो तीसरा ये मरकज बनेगा ज्यूइश का। ये और ये बात साफ साफ यहाँ पे बैतुल मुकद्दस की बात हो रही है, यहाँ पे मस्जिद अक्सा की बात हो रही है, और ये पार्ट ऑफ इट प्लान, और ये जो प्लान जिसकी हम बात कर रहे हैं ग्रेटर इजराइल की, दरअसल उसी तरफ ये इशारा अंसारुल्लाह लाहौती अपने खिताब में कर रहे हैं। यमनी लीडर वॉर्न इजराइल अमेरिकन प्लान टू टेक कंट्रोल ऑफ मक्का मदीना। तो ये उन्होंने कहा है कि यमनी लीडर ने एक तरीके से वार्न किया है इजराइल के बारे में, अमेरिका प्लान के बारे में, कि ये जो है मक्का और मदीना को कंट्रोल करना चाहते हैं। खबरदार हो जाइए, इसको ये मत समझिए कि ये सिर्फ और सिर्फ मस्जिद अक्सा तक मामला है, ये सिर्फ जो है वो बैतुल मुकद्दस का मामला है, फिलिस्तीन का मामला है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा प्लान है उसकी तरफ यहाँ पे इशारा किया। अंसारुल्लाह लीडर says Israel seeks to occupy much more Muslim lands under its Greater Israel project। ये देखिए, मैंने पहले नहीं पढ़ा था, लेकिन ये वही बात है कि इनका बहुत बड़ा ग्रेटर इजराइल का प्लान है और ये उस पे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जाग जाइए, बेदार हो जाइए, ये अंसारुल्लाह लाहौती ने यहाँ पे बात कही है। और ये कहा कि यमनी लीडर वॉन्स Israel America's plan to create new Middle East is a catastrophic प्रोजेक्ट के तौर पे यहाँ पे कहा है कि एक मिडिल ईस्ट में एक नया मिडिल ईस्ट जो है बनाने की तैयारी है ग्रेटर इजराइल।
की बात यहाँ पे की गई है। इसके अलावा कहा अंसारुल्लाह लीडर laments many Muslim countries not even boycotting Israel its bakers। यहाँ पे एक बार फिर अंसारुल्लाह ने ललकारा है कि सब जो है जो मुस्लिम मतलब मेनी कई ऐसे देश हैं जो इजराइल का बाइकाट नहीं कर रहे हैं, और उनकी हिमायत एक तरीके से कर रहे हैं, उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। यमनी लीडर some Muslim governments work to divert attention of Muslim from their real enemies। और उन्होंने कहा कि ये जो मुस्लिम गवर्नमेंट्स हैं वो अवाम का जहन जो रियल इशू है, जो अहम इशू है, उसकी तरफ से दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, मुंतकिल कर रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ मुस्लिम उम्मा, उन्होंने और आगे कहा Muslim Ummah is seen by its enemies as a naive, stupid and ignorant nation that can be deceived। तो ये यहाँ पे देखिए कि मुस्लिम उम्मा के बारे में जो कहा है कि उनके हालत के बारे में यहाँ बताया है, और ये कि वो जो है अपने दुश्मन को एक तरीके से नहीं समझ पा रहे, नहीं देख पा रहे हैं। ये यहाँ पे जयदीप साहब लिख रहे हैं अगर एक साथ 4-5 जगह होता है तो अमेरिका और इजराइल उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मेरा मत है कि अगर तख्ता पलट करना है या होना है तो 4-5 देशों में होना चाहिए। जॉर्डन के हालात को देखते हुए अमेरिका ने दो बड़े अधिकारियों को भेजा जॉर्डन में हालात को समझने के लिए। सर कल आप कह रहे थे कि अंदर खिचड़ी पक रही है, बिल्कुल सही है। अब जंग बहुत बड़ी होने वाली है अनिल शर्मा जी, लेकिन मैं इनके जो बयानात है कुछ उसको पढ़ दूंगा और शायद कैप्टन साहब भी आज नहीं, शायद आज भी वो नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। उन्होंने कहा था कि मैं 11 बजे तक प्रोग्राम में हूँ। बहरहाल जो भी है वेट कर लेते हैं। तो मैं आगे चर्चा जो है जारी रखूंगा, बातचीत का सिलसिला जारी रखूंगा। मैं कुछ अपडेट्स यहाँ पे जो कमेंट्स आए उनको भी पढ़ता चलूं, चूंकि रोज तो मौका मिलता नहीं, जब मौका मिल जाए। यहाँ यूनुस भाई, मैं तो शुरू से मिस्र के तख्ता पलट की कामना कर रहा हूँ। बिल्कुल। और आज देखिए यहाँ पे लिखा है खालिद साहब, आज की तारीख में डेट में हौती पैलेस्टाइन से वफा निभा रहा है। बिल्कुल वो लगा हुआ है। और आज जिस तरह से अंसारुल्लाह हौती का जो स्टेटमेंट अभी चल रहा है, मैंने आपको पढ़ सुनाया, वो भी बहुत जबरदस्त है। मुझे लग रहा है कि और ये जो जयदीप भाई मिस्र में भी तख्ता पलट होने की संभावना है वहां पर भी। और मुझे लग रहा है कि जो जयदीप सिंह मुंदेला साहब आप कह रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि एक साथ मिस्र में हो जाए और तुर्की में। अगर तुर्की जिस तरह से हो सकता है कि तुर्की का अपना कोई एजेंडा हो, कोई प्लान हो, और ये इजराइल के सामने अब उसे मौका मिल जाएगा। अब वो डायरेक्ट फिलिस्तीन में नहीं, लेकिन अगर सीरिया में मामला बिगड़ता है तो जाहिर है कि उसको देखना पड़ेगा कि क्या वाकई सीरिया में तुर्की और इजराइल आमने सामने होंगे। ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर याद होगा तो जंग के दूसरे महीने में ही मैंने कहा था कि सबसे पहले मिस्र में होगा, और मिस्र में हालात जो है पैदा हो रहे हैं।
हालात जो है वहां पे बन रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान यूनुस चौरवारा साहब ने दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, जॉर्डन पर हमारी नजर है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने आशंका जताई है कि जॉर्डन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भी वहां तख्ता पलट चाहते हैं, इसमें मैं आपको ये क्लियर कर दूं। और ये उन्हीं की थोड़ा से शय पर अगर हम कह लें, ये मुमकिन है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि उनके आने से पहले गजा में सीज फायर हो जाए, उनके आने से पहले जंग रुक जाए और नेतन्याहू वो हटा दिए जाएं। ये मुझे ऐसा लग रहा है और ये उसी सिलसिले पे काम हो रहा है और तेजी से चीजें बढ़ रही हैं। यहाँ पे यूनुस साहब ने जो लिखा है कि रूस और ईरान ने साफ साफ मना कर दिया है कि सीरिया में तख्ता पलट की मीटिंग में कतर में हम शामिल नहीं थे। उस मीटिंग में इजराइल, अमेरिका और मिस्र था। कतर के मीटिंग में देखिए वहां पे ऐसा नहीं है। और वो मुझे लग रहा है कि इसमें बातचीत अब यहाँ पे देखिए कौन कौन ये कह रहा है कि मीटिंग में कतर में हम शामिल नहीं थे। रूस और ईरान ने साफ साफ मना कर दिया है कि वहां पे अमेरिका है। देखिए, लेकिन बातचीत जो सिलसिला, ये खबर अपने आप में सही होगी। फिरोज साहब कह रहे हैं कि फदील साहब को लाइए, मैं और खबरें पढ़ देता हूँ। देखिए, मेरी कोशिश तो थी लेकिन नेटवर्क वहां प्रॉब्लम हो गई। मेरी बात हुई है, अभी शायद नेटवर्क नहीं आया, मैं फिर देखता हूँ। एक हफ्ते में गजा में सीज फायर होगा, पहले 42 दिन का होगा। सीज फायर के लिए कल नेतन्याहू बड़े अधिकारियों से बात करने वाले हैं। देखिए, नेतन्याहू के बात करने से कुछ नहीं होगा। और नेतन्याहू जिस तरह से चीजें कर रहे हैं अब तक, अगर सीज फायर नहीं हुआ है और जिस तरह से वहां लोगों को मारा जा रहा है, वो नेतन्याहू नहीं बल्कि आप बताइए शर्तें ऐसी लगा देते हैं, जब तक गजा से आईडीएफ नहीं निकलेगा कैसे वहां पे सीज फायर मुमकिन है। और क्या होगा सीज फायर का? आज खबर आई है, आप देखिए कि वहां पे जिन लोगों को रिहा किया था इजराइल ने, उन्हें फिर अरेस्ट कर लिया, उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया। क्या मतलब हुआ छोड़ने का? क्या मतलब हुआ रिहा करने का? और उन्हें आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? आम लोगों को आप क्यों भी कर रहे हैं? तो ये अजीब और गरीब सूरत हाल है। और इसीलिए भाई इजराइल पे भरोसा कैसे किया जाए, जो दुनिया की बात ही नहीं मान रहा है। यहाँ पे अरमान यूसुफ गजा फिलिस्तीन का कत्लेआम करने के लिए इजराइल को हथियार सप्लाई किया, अभी तक एर्दोगान। देखिए, ये एक खबर तो है कि एर्दोगान मदद करता रहा है, एर्दोगान जो है वो चीजें, लेकिन चीजें मुझे लग रहा है बदलती है और इसमें सच्चाई नहीं। देखिए, ये जंग यहाँ तक पहुंची, 50,000 फिलिस्तीनी मारे गए, लाखों लाख यानी सब के सब बेघर हो गए। तो इसमें मुस्लिम ममालिक का तो रोल है ही है, क्योंकि अगर वो खड़े हो जाते मजबूती के साथ तो कम से कम ये नहीं होता। जयदीप साहब लिख रहे हैं कि बंदियों को की अदला बदली वाले समझौते का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि ये जो अदला बदली का खेल है, इससे कुछ होने वाला नहीं, कोई कुछ भी इसका मतलब नहीं है। तो मुझे तो यमन हौती का स्टैंड बहुत ही क्रिस्टल क्लियर लगता है। बिल्कुल, अब देखिए अभी जो है वो चीजें सब सामने आ रही हैं। और आज जिस तरह से हौती ने स्टैंड लिया है बहुत बड़ा, और जो ललकारा है कुरान हाथ में लेकर चलने वाले, कुरान पर बात करने वाले, कुरान तोहफे में बांटने वाले, यानी एक तरीके से अरबों को ललकारा है कि तुम्हारी गैरत को क्या हो गया। और एक बहुत बड़ा नुकसान यहां तक कह दिया है कि ये कब्जा सिर्फ बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा का नहीं, बल्कि इजराइल की नजर ये मक्का और मदीना है। और ग्रेटर इजराइल में ये चीज आ रही है और ये ग्रेटर इजराइल की तरफ इजराइल तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए सबको उठना होगा, जागना होगा, बोलना पड़ेगा। ये दरअसल उनका कहना है यदि, क्योंकि इजराइल आज 500 छोड़ेगा तो कल 5,000 पकड़ लेगा। देखिए, कोई मतलब नहीं है,
कोई इस तरीके का वहां पे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो बार बार कहा जा रहा है ना कि साहब उस पे सीज फायर कर लीजिए, फौज अभी वहीं रहेगी, धीरे धीरे फौज निकलेगी, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। ये वहां पे तारीख है कि जहां भी इजराइल घुस गया, और यहाँ तो खबर आ रही है कि कुछ जगहों पे तामीराती काम शुरू हो गया है। लेकिन अल-हौती ने जिस तरह का जवाब दिया है, मुझे लग रहा है वो बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे खालिद साहब लिख रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स करना है करें, ईरान और टर्किश मकसद एक ही होना चाहिए, फिलिस्तीन की आजादी। मुझे लग रहा है कि इतनी आसानी से फिलिस्तीन पर इजराइल कब्जा कर लेगा, मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस को खत्म कर देगा, ये इतना आसान है नहीं, ये नामुमकिनात में से है। तो बहरहाल अब देखते हैं कि क्या होता है। ये तमाम जो सिचुएशन है वो मैंने आपके सामने पेश किया। अब यहाँ फारूक विमन साहब लिख रहे हैं कि जॉर्डन में खास जरूरत है तख्ता पलट। वो देखिए, जॉर्डन में अगर तख्ता पलट होता है तो मैं आपको बता रहा हूं कि अवाम जो है वहां से निकल के सीधे इजराइल के अंदर दाखिल हो जाएंगे, और कई लड़ाके वहां पे दाखिल होंगे, जैसा कि पहले फजील साहब ने कई बार इसकी तरफ इशारा किया है। बहरहाल जो भी हालात हैं यहाँ पे, मैं यही कहूंगा कि जल्द अज जल्द सीजफायर हो, जंगबंदी हो, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन इजराइल जो ग्रेटर इजराइल की तरफ अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, क्या वो वाकई जंगबंदी चाहता है? ये इस पे गौर करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। आज मैं इतने ही पे प्रोग्राम रोक दूंगा, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट आज भी नहीं आ पाए हैं, और आप लोग जरूर मौजूद हैं। इजराइल बस एक जबान समझता है जो कि हिजबुल्लाह ने समझाया है, और मुझे लग रहा है कि अभी इसमें मामला बढ़ेगा। ईरान, रूस, टर्की, और ये पूरा जो है अब ये कैसे होगा, क्या होगा, मैं अभी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये कि ये सब खामोश रहेंगे ऐसा हरगिज नहीं है। तमाम लोगों का शुक्रिया, मोहम्मद शकील भाई, जयदीप साहब, अनिल शर्मा जी, नूर सर, अरमान यूसुफ, ये तमाम जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनका अलीशान इजराइल के सिर्फ फताती है से क्या है। बहरहाल असलम लावार साहब, जंग में तो जो तबाही बर्बादी फैलाई उससे वहां के लोगों का जानी माली नुकसान हुआ, मगर अब सीरिया में बंदरबाट की सूरत हाल बनी भाई। इससे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, बंदरबाट क्या यहाँ पे इजराइल जिस तरह से वहां दाखिल हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा है तुर्की का एक्शन होगा, और रूस भी सामने आएगा, और ईरान भी वो ऐसा हरगिज नहीं है। और क्या सूरत हाल होगी, क्या वाकई इजराइल जो है पूरे सीरिया पे कब्जा कर लेगा, क्या इजराइल की हुकूमत ही वहां पे चलेगी? ये जो भी होगा, अमेरिका को जंग पसंद है, अमेरिका को जंग से प्यार है, क्योंकि उसकी तजारत हथियार है। ये मैंने कहा था राजा सिंह राजपूत साहब। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। शब खैर।